बॉस, अगर तुमने अपने आप को बंद कर दिया बोल के कि मैंने सब सीख लिया है, तो तुम्हारा पतन तब से शुरू। नहीं, बट कंट्रोवर्शियल आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ऑटो ट्यून काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। ऑटो ट्यून इतना भी यूज़ मत करो कि तुम्हारी जो ओन वॉइस है ना वो फैब्रिकेट हो जाए। नाउ इट इज़ कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जो थोड़ा गलत गा देते हैं और ऑटो ट्यून करके उसको सही कर देते हैं। योर आर्ट इज़ समथिंग विच यू यूज़ विथ योर क्रिएटिव माइंड, राइट? यार तू काफ़ी, मैं तेरे को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, तू काफ़ी स्टेज शोज भी करता है भाई। कोई स्टेज शो में एक बेस्ट मोमेंट और एक कुछ एम्बेरेसिंग मोमेंट? पहले एम्बैरेसिंग से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? एम्बैरेसिंग मोमेंट एक्चुअल में, अरे यार बड़ा ही क्रेजी था। पता है क्या हुआ? बिफोर एवरी शो या बिफोर एनीथिंग, माई मदर ऑलवेज से ऑल द बेस्ट। हमेशा उनका आता है ऑल द बेस्ट। और जब भी मैं अपने गाने लिख के मैं अपने भाई या भाभी को भेजता हूँ, उनका आता है कि भाई इसको ऐसे करके लिख ले, थोड़ा सा इसको ट्वीक कर, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। मतलब तू देख रहा है कितना कंट्रीब्यूशन है इस जर्नी में उनका। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये तो मैंने सरप्राइज रखा हुआ है मैंने भाई और भाभी के लिए। या दिस इज फॉर यू। മെഴുകുതിരികളായൊരു കാതലിയോ പ്രണയ മനസ്സിലുണ്ടോ? ആരോ മലേ ആരോ മലേ. सो श्रीरूप, भाई अपने बारे में कुछ बता यार ऑडियंस को। यार आई थिंक मैं उतना ही बता पाऊँगा जितना शायद तुझे भी पता हो। लेकिन नई चीज़ कि दिल्ली में पला बड़ा हूँ भाई, और म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, ठीक है? तो थोड़ा गिटार बजाता हूँ, थोड़ा करते करते अभी शायद हो गए कुछ साल गिटार बजाता हूँ मैं, और गाने बनाता हूँ, लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ। और हाँ, बस म्यूज़िक पैशन है यार। बाकी साइड बाय साइड आई एम वर्किंग इन ए कॉर्पोरेट एज वेल। सो श्रीरूप, म्यूजिक क्या है यार तेरे लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बता। यार काफ़ी गहरा सवाल है। म्यूज़िक क्या है मेरे लिए, ये मैं तुझे थोड़े साल पहले ले जाना चाहता हूँ, ठीक है? तो क्या होता था ना यार, तुझे पता होगा कि शायद हमारे पास एक कैसेट हुआ करती थी, है ना? तो वो कैसेट ना, हम ऐसे क्या कहते हैं ना, पेंसिल को ऐसे रोल करते करते घुमाते घुमाते उसको चलाते थे कि वो चल रहा है कि नहीं। मेरा म्यूज़िक का वास्ता तब से है भाई। और ये चीज़ स्टार्ट हुआ जब मेरे भाई जो हैं, बड़े भाई है मेरे, ही यूज्ड टू ब्रिंग कैसेट्स टू मी अबाउट डिफरेंट बैंड्स। एंड वो सुन के मैं पागल हो गया यार, क्या चीज़ है ये। एंड दैट एक्चुअली इंट्रिग्ड मी मोर टू नो अबाउट म्यूज़िक। तो तब गिटार से ऐसे ऐसे इफेक्ट्स आते थे, एंड वी डिडंट नो अबाउट इट, राइट? इट वाज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बियॉन्ड आवर नॉलेज। और कितना यार छोटा ही ऐसा ही होऊंगा मैं, ज़्यादा 6th-7th में भी। तो तब मैंने सुना कि यार ये सही चीज़ है यार, इसको करके देखते हैं एक बार। एंड देन आफ्टर दैट आई केप्ट ऑन लिसनिंग टू म्यूज़िक। एंड देन लोगों में जाने का बड़ा शौक था यार मुझे, ठीक है? आई लव टू बी ऑन स्टेज। तो स्टेज में गए, देखा। और पहला चांस मिला था मुझे स्कूल टाइम में। हमारे स्कूल टाइम में क्या होता था कि दे यूज्ड टू डू व्हाट यू से, दे यूज्ड टू डू अ न्यूज़ रीडिंग कंपटीशन काइंड ऑफ अ थिंग। तो तब सर बुला लेते थे कि कहीं किसी को और कोई टैलेंट हो तो चले जाओ। अब पढ़ाई के अलावा तो पढ़ाई तो आता नहीं था मुझे। तो जो टैलेंट था वो यही था कि म्यूज़िक करते थे। तो चला गया एक दिन स्टेज पे, एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग. And yeah, luckily I got a good response. So from there, stage has been my world, man. It's crazy. ग्रेट। तो यार श्रीरूप, मैं तेरे को बहुत टाइम से जानता हूँ और तू काफ़ी टाइम से स्टेज शोज भी कर रहा है, काफ़ी टाइम से नई नई चीज़ें सीख भी रहा है और सिखा भी रहा है रिलेटेड टू म्यूज़िक, लाइक सिंगिंग, गिटार।
तो बहुत सारी चीज़ें खुद भी सीख रहा है और सिखा भी रहा है। तो मेरे क्वेश्चन है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में या एक नॉर्मल लाइफ में भी लर्निंग कितनी इम्पोर्टेंट है, तो उस बारे में थोड़ा सा अगर बताएं। यार लर्निंग इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अब मैं सिर्फ म्यूज़िक के एस्पेक्ट से नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर चीज़ में बोल रहा हूँ, ठीक है। लर्निंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है यार, और मैं कह रहा हूँ कि लर्निंग से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लर्निंग तो है ही है, एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मैंने जब गिटार सीखना स्टार्ट करा था, ठीक है, मुझे जो गिटार टीचर बताते थे वो बता के चले जाते थे। प्रैक्टिस तो मेरा ही काम है ना भाई, मैं सीख लिया, उन्होंने जो बताना था मैंने सीख लिया, लेकिन प्रैक्टिस करना मेरा काम है। दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रैक्टिस वॉट एवर दे हैव टॉट मी, ठीक है। तो वो चीज़ इज़ थ्रू आउट, अभी भी वैसे ही है। अभी भी मैं कुछ कुछ सीखता हूँ और प्रैक्टिस बहुत करता हूँ। हाँ, पहले से तो इंटेंसिटी अभी कम हो गई है प्रैक्टिस की, बट अभी भी करना पड़ेगा मुझे, तभी मैं सस्टेन कर पाऊँगा, राइट। और सिंगिंग भी ऐसे ही है। सिंगिंग, इनफैक्ट सिंगिंग आ गया मुझे, मैंने कभी सिंगिंग का कोई फॉर्मल लर्निंग कभी करी नहीं है, सिर्फ गिटार मैंने शायद फॉर्मली सीखा होगा, ठीक है, और वो भी ऑन एंड ऑफ। हाँ, कोई ऐसा कंटिन्यूस लर्निंग मैंने करी नहीं है गिटार में। सिंगिंग लेकिन मुझे शौक है, ठीक है। म्यूज़िक जैसे गिटार बजाना मेरा पैशन है, सिंगिंग मेरा शौक है, तो मैं दोनों साथ में करके देखा। मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं, तो यार एक दिन सही लगा, मतलब अच्छा लगा, जब तब के टाइम पे लकी अली बहुत चलते थे हमारे टाइम पे, तो जब मैं लकी अली के गाने बजाता था, ठीक है, लड़कियों के अटेंशन मिलते थे, हाँ हाँ मज़े आ जाते थे कि हाँ तो ही स्टार है भाई। तो ऐसे करके फिर मैंने धीरे धीरे करके सीखना स्टार्ट करा। तो लर्निंग अभी भी है बॉस, लर्निंग अभी भी है, और जहाँ से मिल रहा है वहाँ से ले लो, ठीक है। हमारे उसमें बोलते हैं कि जो म्यूजिशियंस तुम्हें प्ले करने के लिए बुला रहे हैं ना, उन सब के साथ जाके प्ले करो, क्योंकि तुम अपने कंफर्ट जोन से हटोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम एक्चुअली कहाँ स्टैंड करते हो। एंड दीपक, सम ऑफ द क्रेजी म्यूजिशियंस आर आउट देयर मैन, लाइक दे आर लाइक क्रेजी, बहुत ही ऊंचे लेवल के हैं वो। तो या मैन, आई मीन एवरी डे मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं किसी किसी नए म्यूजिशियंस के साथ प्ले करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नया ही कर रहा हूँ भाई। I feel like I am learning again. I feel like I'm still in zero and I want to learn more. Yeah, just I'm a curious kid. so it's like a continuous process. Learning कभी भी नहीं रुकनी चाहिए। बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए बॉस। अगर तुमने अपने आप को बंद कर दिया बोल के कि मैंने सब सीख लिया है, तो तुम्हारा पतन तब से शुरू। तुम्हें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि तुमने सीख लिया, सब कुछ हो गया तुम्हारा भाई, अब तो तुम अव्वल दर्जे के हो गए हो। ये हमेशा चलता रहेगा। म्यूज़िक इज़ लाइक अ बिग सी, जितना तुम गोते खाओगे उतना तुम डीप जाओगे, उतना तुम जाते रहोगे। ग्रेट। यार मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे अभी एक दो में जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि दो कैटेगरी हैं, एक है प्लेबैक म्यूज़िक और एक है इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, जो आजकल काफ़ी लोग कर रहे हैं। इवन आई थिंक यू आर ऑल्सो डूइंग इंडिपेंडेंट म्यूज़िक। सो दोनों में क्या फ़र्क है कि किसी को अगर इंडिपेंडेंट म्यूज़िक करना है या किसी को प्लेबैक म्यूज़िक करना है, तो इसमें क्या डिफरेंस है और उसको किस तरीके से उस चीज़ पे आगे काम करना चाहिए? ही और शी शुड बी क्लियर कि उसको कहाँ पर जाना है। तो उस बारे में थोड़ा सा एक बार ही बताओ यार। देखो, सबसे पहले तो प्लेबैक सिंगिंग और इंडिपेंडेंट में जो मेन फ़र्क क्या होता है ना, प्लेबैक सिंगिंग जैसे तुम फिल्मों में देखते हो कि सामने हीरो है आपके जैसा और मैं पीछे गा रहा हूँ, ठीक है, तो आप बस लिप सिंग कर रहे हो, तो वह प्लेबैक सिंगिंग, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्या होता है ना कि भाई तू ही गाने लिख रहा है, तू ही गाने कंपोज कर रहा है, और तू शायद स्टूडियो में जाके उसको प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन सब तेरा ही काम है, मतलब इट्स योर बेबी, राइट। एंड दैट इज़ द मेन डिफरेंस। सो इंडिपेंडेंट म्यूजिक में द होल एंड सोल प्रॉपर्टी ऑफ दैट म्यूजिक इज़ यू। अब जैसे मैंने कल एक गाना बनाया है, ठीक है, मैं गया स्टूडियो में, मैंने रिकॉर्ड करा, मैंने कंपोज करा, मैंने लिखा, मैंने गाया, और मैंने बोला कि भाई इसको प्रोसेस करके दे दो, प्रोडक्शन करके दे दो, तो प्रोडक्शन करके दे दिया, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द सॉन्ग अलॉन्ग विद कंपोजिंग द सॉन्ग इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन। इंडिपेंडेंट, द वर्ड इटसेल्फ मीन्स इंडिपेंडेंट, राइट। तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। हाँ,
पार्शली इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस भी थोड़े इंडिपेंडेंट नहीं है अगर वो स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड कर रहे हो और वो खुद से प्रोडक्शन के काम ना कर रहे हो. जैसे प्रोडक्शन के काम में मिक्सिंग मास्टरिंग आती है, बट देर आर मेनी म्यूजिशियंस जो अपना होम स्टूडियो सेटअप करते हैं, खुद रिकॉर्ड करते हैं और खुद मिक्सिंग मास्टरिंग करते हैं और खुद ही अपलोड कर देते हैं. सो वो होता है इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन. तो मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन तो नहीं, मतलब मैं हूँ थोड़ा सा, एक हद तक हूँ मैं, एक हद तक. और प्लेबैक जैसे मैंने बोला, प्लेबैक वही है कि अगर आपको इंडस्ट्री में घुसना है और हीरो के लिए गाना गाना है तो आप प्लेबैक सिंगर बन सकते हो. वो कैसे बनना है वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने वो जर्नी ली नहीं अभी तक. ठीक है, इंडिपेंडेंट का यही है कि भाई पैशन को रखो पूरा, अपने आप को इतना इक्विप्ड रखो कि तुम्हारे पास प्रॉपर गियर्स हो, इक्विपमेंट्स हो और तुम्हारे पास प्रॉपर नॉलेज हो कि किस तरीके से क्या चीज़ क्या काम करती है. और रिकॉर्डिंग में भी तुम्हें प्रॉपर पता होना चाहिए कि साउंड एकूस्टिक्स क्या होता है, कि कैसा साउंड से क्या आएगा, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया तो ये कैसा आएगा. और प्रोडक्शन तो सबको पता ही है यार, मिक्सिंग मास्टरिंग तो वो तो अलग ही लेवल है, अलग चीज़ है वो. तो हाँ यार, ये बोलना, ये है मेरा व्यू. सो लाइक यू आर डूइंग इंडिपेंडेंट म्यूजिक और उसमें मतलब ऑब्वियसली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, है ना, कि इतना टाइम लगता है एक गाने को प्रोड्यूस करने के लिए कि सब कुछ आपने खुद ही करना है. यू आर वन मैन आर्मी. तो अभी जैसे यार अभी लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है, इंस्टाग्राम का ज़माना है जिसमें कि लोग, यूट्यूब शॉर्ट्स का ज़माना है कि लोग सिर्फ 30 सेकेंड्स में, 30 सेकेंड्स भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ कि एक सेकंड में स्क्रॉल कर रहे हैं, है ना. तो व्हाट डू यू थिंक कि अभी क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे, या फिर क्वांटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो ओके, यू कैन गिव क्वालिटी इन इंडिपेंडेंट म्यूजिक, बट क्वांटिटी के बारे में आई डोंट थिंक सो कि आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक में उतनी क्वांटिटी दे सकते हो उतनी जल्दी. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट थिंग? भाई हम ऐसे बात करते हैं ना, सोशल मीडिया इसे बून और ए बेन. मेरा मानना यह है कि सोशल मीडिया से एक चीज़ तो हो गई है कि जो लोग ऐसे, जैसे आपने बोला, रेगुलरली रिफाइंड कंटेंट डाल नहीं सकते, उनके लिए सोशल मीडिया बहुत ही इजी वे आउट है. इजी वे आउट नहीं बोल सकता, बहुत इजी है. अब जैसे मैं अगर कोई कवर सॉन्ग डाल रहा हूँ, कवर सॉन्ग का मतलब क्या होता है दीपक? कवर सॉन्ग मतलब जो कोई और गा रहा है, मैं उसको अपने तरीके से गा रहा हूँ, उसको कवर सॉन्ग बोलते हैं. तो अगर मैं अपने कवर सॉन्ग को गा रहा हूँ और मैं उसको सोशल मीडिया पे पुट कर रहा हूँ, तो वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इजी है रादर दैन मैं खुद लिख के प्रॉपर करके सब करके डाल दूँ. अब ये लोग इसलिए कर रहे हैं, एवरी डे वो एक रील 2 रील इसलिए डाल रहे हैं ताकि वो एंगेजमेंट बना रहे हैं यार लोगों के साथ. अब सी दीपक, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर. ठीक है, लोगों को कंटिन्यूस कंटेंट चाहिए. लोगों को चाहिए कि कोई जो इनको जो लोग जिन आर्टिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, दे वांट टू सी मोर ऑफ दैट आर्टिस्ट, राइट? तो मोर ऑफ द आर्टिस्ट कैसे दिखेगा? आर्टिस्ट हर दिन तो नई नई चीज़ें नहीं लिख सकते, राइट? तो क्या करते हैं वो कवर सॉन्ग डालते रहते हैं और साइड बाय साइड वो अपने प्रोसेस पे लिखते रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये कवर सॉन्ग भी बन रहा है, एंगेजमेंट प्रॉपर हो रही है, यहाँ पे अपना लिख रहे हैं. तो मेरे ख्याल से वो एक मैनेजमेंट है. अगर मैं ये लेके बैठ जाऊँ कि नहीं भाई मैं तो अपने गाने बजाऊँगा, हैं, नहीं भाई मेरे ही गाने लोग सुनेंगे, नहीं भाई मैं अपनी एल्बम डालूँगा काफ़ी दिनों बाद, शायद क्या पता कि मेरी ऑडियंस बिल्ड हो जाए, तो वो चीज़ तो नहीं हो पाएगी. ठीक है, कवर सॉन्ग को डालना इम्पॉर्टेंट है, सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और ऑडियंस बिल्ड करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें. ठीक है, तुम अपने बबल में नहीं रह सकते कि तुम अपना ही कंटेंट बनाओगे, तुम अपना ही लिखोगे. वो चीज़ अभी नहीं है. अभी दुनिया बदल रही है, चीज़ें बदल रही है, लोगों को सब फास्ट चाहिए. तो तुम डालो, लोग देखेंगे और साइड बाय साइड तुम अपना लिखते रहो. ग्रेट. तो भाई अभी ऑटो ट्यून के बारे में बात करते हैं. सो व्हाट आर योर थॉट्स? आई एम टेलिंग यू, ये बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट होने वाला है ऑटो ट्यून. नहीं, बट कंट्रोवर्शियल आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ऑटो ट्यून काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं. मतलब अच्छे रील जिनके नाम है वो लोग भी यूज़ कर रहे हैं ऑटो ट्यून.
तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ऑटो ट्यून? मेरे कंधों से बंदूक चलाओ तुम। यार ऑटो ट्यून देखो, अगर यूज़ करना आना चाहिए आपको, ठीक है। ऑटो ट्यून इतना भी यूज़ मत करो कि तुम्हारी जो ओन वॉइस है ना वो फैब्रिकेट हो जाए, ठीक है। तुम्हारा खुद का वॉइस शुड बी देयर। ऑटो ट्यून एक हद तक यूज़ करो ताकि तुम हाँ, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है यार दीपक, ऑटो ट्यून शुड नॉट रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, ऑटो ट्यून शुड एनहांस योर टैलेंट, एनहांस योर वॉइस, राइट। नाउअडेज कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जो थोड़ा गलत गा देते हैं और ऑटो ट्यून करके उसको सही कर देते हैं, ठीक है, विच शुड नॉट बी देयर, ठीक है। कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जो क्रेजी गा रहे हैं और ऑटो ट्यून करके वो और बवाल मचा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। ऑटो ट्यून हमेशा थोड़ा वाइजली यूज़ करना चाहिए यार। टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ being a slave to that technology, let's own that technology and let's use it for better purpose. So again, auto tune is good if you use it wisely. और यार अभी जैसे AI आ गया है, म्यूज़िक में भी AI आ गया है। अभी मैंने पीछे गाना सुना, कोई लेटेस्ट गाना है जो रफ़ी साहब की आवाज़ में मैंने सुना और मैं हैरान हो गया कि मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि रफ़ी साहब ही गाना गा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी AI शायद उस वाली स्टेज पे, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोग पहले उसको डिनाई करते हैं, डिनाइल में जीते हैं, और बट कुछ लोग होते हैं जो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। और फिर जो बाकी लोग हैं वो एक फोमो में जीते रहते हैं, उनको लगता है नहीं यार हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं, फिर वो भी उस टेक्नोलॉजी में जाते हैं। जैसे सोशल मीडिया आया था, तो अभी AI वो डिनाइल वाले स्टेज पे है। और वो म्यूज़िक में भी आ चुका है। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन AI कि AI किस तरीके से म्यूज़िक इंडस्ट्री को चेंज कर सकता है? और सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं करेंगे कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक के लिए भी कितना अच्छा, और क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, अगर थोड़ा सा। यार टेक्नोलॉजी जो होती है ना, ठीक है, टेक्नोलॉजी हमेशा मेरे हिसाब से मैकेनिकल वर्क के लिए ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। मैकेनिकल वर्क को अगर तुम ठीक करने के लिए कर रहे हो या इजी बनाने के लिए कर रहे हो तो वो टेक्नोलॉजी उसके लिए काम आती है। आर्ट में कभी काम नहीं आती यार दीपक, ठीक। आर्ट क्योंकि तुम्हारा क्रिएटिविटी है, तुम्हारा इमेजिनेशन है, तुम आर्ट से एक वो वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हो और तुम उसमें लोगों को भी बुला रहे हो कि हाँ मैंने ये अपने आर्ट से ये एक वर्ल्ड क्रिएट करा है, छोटी सी दुनिया क्रिएट करी है, तो तुम आओ इस दुनिया को देखो समझो, ठीक है। AI नहीं कर सकता यार ये। आई मीन AI can't do that. Your art is something which you use with your creative mind, right? AI can't do that. हाँ मैं मानता हूँ that there are many examples जो आपने अभी कोट करा कि रफ़ी साहब का उन्होंने AI में डाल के, which is amazing. Like at least हमें सुनने को मिल रहा है कि अच्छा हाँ रफ़ी साहब के गाने हैं। बट एक बात बता दीपक, रफ़ी साहब के क्या कम गाने हैं पुराने वाले जो तुम अभी के गाने भी ऐसे करके कर रहे हो? नहीं है ना यार, वो लेजेंड है भाई, उन्होंने इतने गाने छोड़ रखे हैं ना। अगर तुम्हें ज़्यादा उनको सुनने का मन है तो जाओ ना भाई, उनका डिस्कोग्राफी देखो, सुनो उनके गानों को, रफ़ी साहब, किशोर साहब, सॉरी, वो देखो ना। तुम क्यों ये AI को लेकर फिर उनको एक नए गाने से जोड़कर, आई मीन मेरे हिसाब से तो इट्स लाइक फैब्रिकेटिंग विथ योर आर्ट मैन। आर्ट को तुम टेक्नोलॉजी से कभी नहीं कर सकते। अगर कल को तुम एक रोबोट को बोलोगे कि हाँ भाई तू कोई पेंटिंग बना, मोनालिसा बना, सो दैट थिंग इज़ लाइक एक्चुअल मोनालिसा से तो वो बिल्कुल डिफरेंट होगा यार। दैट टच, what I'm saying, human touch, that will be missing. And I think same goes with music and AI. Music and AI, when they go together, that creativity will not be there. It will miss totally. So I mean I am not really fond of it, to be honest. Sorry. Just so श्री कैसा म्यूजिक सुनता है? अगर श्री को क्या पसंद है म्यूजिक या गाने बात करें तो कैसा म्यूजिक टेस्ट है श्री का? यार श्री पागल है।
श्री कुछ भी सुन सकता है भाई। श्री पहले स्टार्ट करा था रॉक से। मैंने बताया था ना शुरू में हमने कि हमारे कन्वर्सेशन के शुरू में मैंने बताया था जब मेरे भाई कैसेट्स लेकर आते थे तो वो था हार्डकोर रॉक, ठीक है, हेवी मेटल हो गया, रॉक हो गया, हार्ड मेटल हो गया, जो भी, मेटालिका एंड ऑल ऑफ देम, तो उनको सुनता था मैं। एंड एट दैट टाइम आई वाज वेयरिंग दैट ब्लैक टी शर्ट एंड एवरीथिंग, आई वाज डूइंग दिस हेड बैंगिंग टू एवरीथिंग। देन मेरा टेस्ट मूव हुआ टू सम ऑफ द बॉयज़ बैंड। अब बॉयज़ बैंड से एक ही नाम याद आता है सबको, आई गेस, विच इज़ बैकस्ट्रीट बॉयज़, ऑलराइट, या। सो दैट वॉज प्रिटी प्रोमिनेंट, मैं उनको सुनता था। फिर उसके बाद देन माई टेस्ट मूव्ड ऑन टू बॉलीवुड म्यूज़िक, एंड बॉलीवुड म्यूज़िक वॉज क्रिएटिंग वंडर्स मैन, क्रेजी क्रिएट कर रहे थे भाई वो। 90s म्यूज़िक, लकी अली, few of the other countries musicians were also there, and तब MTV and all these channels they were playing crazy music, तो हर रोज़ hooked into it, वो सुनता था। फिर धीरे धीरे करके हिप हॉप आया, हिप हॉप में मैं और सुनने लग गया कुछ ना कुछ। देन अगेन माई फोकस शिफ्टेड टू बैंड, जो बैंड होते हैं ना, रॉक बैंड्स, उसमें। देन आई स्टार्टेड टू गो टू म्यूज़िक फेस्टिवल्स, वहाँ पे मैं लाइव सुनने लग गया म्यूजिशियंस को, फुल एक्सपीरियंस लेके, एकदम मोटिवेशन लेके। देन उसके बाद देन आई मूव्ड ऑन टू अगेन वेस्टर्न, देन आई मूव्ड ऑन टू अगेन इंडी। सो ऐसे करके मेरा अभी मैं पागल हूँ, मैं कुछ भी सुन सकता हूँ भाई, अभी कुछ भी। हाँ, कुछ भी मीन्स लोग, देर आर मेनी लिसनर्स हु लिसन टू अदर लैंग्वेज ऑल्सो, बट मैं वहाँ तक नहीं गया, मैं वहाँ तक नहीं गया। आई स्टिक टू मोस्टली इंग्लिश, हिंदी, एंड अभी क्रेज़ी हो रहा है मलयालम इंडस्ट्री में भी, बहुत क्रेज़ी म्यूज़िक बन रहा है, एंड देन वो सुन रहा हूँ यार मैं। सो या तो अगर ऑडियंस को कुछ सुना सको, कुछ भी, मतलब हिंदी म्यूज़िक, बॉलीवुड का और मलयालम, ऑल्दो मुझे समझ नहीं आती, बट आई नो कि मलयालम ऑडियंस भी है जो ये पॉडकास्ट देख रही है, तो अगर कुछ म्यूज़िक सुना सको। श्योर मैन, 2 लाइनें प्लीज़। हाँ, श्योर। കടലിന് കരയോടിനിയും പാടാൻ സ്നേഹമുണ്ടോ? മെഴുകുതിരികളായുരുകാതിനിയും പ്രണയം മനസ്സിലുണ്ടോ? ആരോമലേ Aromale, aromale. कोई जाने ना पहचाने ना ये हुआ कैसे, तुम आ गए ख्वाबों में ऐसे, कोई जाने ना पहचाने ना ये हुआ कैसे, तुम आ गए ख्वाबों में ऐसे, बेवफा सुन लो बेवफा, बेवफा ना जा, डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी, डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं। क्या बढ़िया गाना गाया है। ऑल्दो मेरे को मलयालम सॉन्ग समझ नहीं आया, बट एक म्यूजिक सेंस थोड़ी सी है, तो वो बहुत अमेजिंग था। नहीं यार, तेरे में है भाई, जानता हूँ मैं तुझे। सो श्री,
यार तू काफ़ी, मैं तेरे को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, तू काफ़ी स्टेज शोज भी करता है भाई। कोई स्टेज शो में एक बेस्ट मोमेंट और एक कुछ एम्बेरेसिंग मोमेंट? पहले एम्बैरेसिंग से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एम्बैरेसिंग मोमेंट एक्चुअल में, अरे यार बड़ा ही क्रेजी था। पता है क्या हुआ दीपक? मैंने नया नया बैंड फॉर्म करा था, ठीक। और मैं जस्ट आउट ऑफ लाइक कॉलेज से निकला था, मैं ग्रेजुएट होके। तो हम 3-4 लड़के थे, हमने बैंड फॉर्म करा था। मैं सॉरी तेरे को इंटरप्ट करूंगा। हाँ भाई। कॉलेज की बात हुई है तो कहाँ से कॉलेज किया है? दिल्ली से ही, इस बारे में थोड़ा सा ओ बता अच्छा दे अच्छा। यार। हाँ, मैंने दिल्ली से पढ़ाई करी है अपनी, कॉलेज मोतीलाल नेहरू। एंड आई डिड इंग्लिश ऑनर्स। कब ग्रेजुएट हुआ मत पूछना यार, मेरी मेरी थोड़ी मेमोरी ख़राब है मेरी। डेट वेट से मैं बड़ा। तो उसके बाद फिर हमने बैंड स्टार्ट करा। बैंड स्टार्ट करने के बाद वी रजिस्टर्ड टू ए बैटल ऑफ बैंड कॉम्पिटिशन, ठीक है। एंड एक दिन पहले क्या हुआ दीपक कि मेरा ना गला ना हो गया ख़राब, टोटल ऑफ। गले में खराश, गले में दर्द। प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ मैं, गाने भी गा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जाएगा मेरा शो। फिर उसके बाद हम स्टेज पे गए। स्टेज पे जाने के बाद उसके बाद जो जो फैलाया ना मैंने, ओए होए 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 होए। और उसके बाद हमने एक और गाना करा जिसमें वोकल्स नहीं थे, सिर्फ म्यूज़िक था, ठीक। और वो अच्छा चला गया क्योंकि मैंने गाना तो नहीं था, मैंने बस अपने गिटार बजाना था। इतना एम्बैरेसिंग था ना वो दीपक यार, मेरे से ना लोग आके बोलते कि भाई पहले वाला तो तुमने बहुत ख़राब करा, दूसरा वाला अच्छा करा क्योंकि तुमने उसमें गाना नहीं गाया। एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप ब्रो, दिस हैपेंड। एक हफ्ते तक तो मैं यार बड़ा एम्बैरेस सिचुएशन में था। मैंने कहा मैंने नहीं कर रहा ये सब। बट देन टॉकिंग अबाउट द ग्रेट मोमेंट्स, सो देर आर 2 ग्रेट मोमेंट्स मैन। आई एम बोल सकता हूँ ना मैं 2। हाँ, एक ना एक ऐसा छोटा सा एक इवेंट था, बहुत छोटा सा, ठीक है, जिसमें एक कैफ़े था जो न्यूली लॉन्च हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था। एंड दे कॉल्ड एवरीवन, ऑल द आर्टिस्ट, की तुम आओ परफॉर्म करो, वॉट एवर यू वांट टू डू, ओके। ओपन माइक्स कहते हैं इसको, आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट इट। तो ओपन माइक्स में डिफरेंट तरह के लोग आते हैं। पोइट्री होती है, स्टैंड अप होता है, म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस होते हैं। तो मैं चला गया, मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं, यहाँ तक आए गए, ये भी कर लेते हैं। तो एक ना गिटार बजाने का पिक होता है दीपक, वैसे ना ट्रायंगल सा होता है, हैं। तो वो मेरे पास था नहीं, मैं भूल गया था। भूलने की बीमारी है मुझे थोड़ी सी। तो मैं पिक भूल गया। तो मैंने दूसरे म्यूजिशियंस आए थे 1-2, तो मैंने उससे पूछा यार पिक दोगे? तो उन्होंने पिक दिया, मैं परफॉर्म करा और पिक ना टूट गया मेरे से, ठीक है, टूट गया। तो मैं गया, मैंने कहा मेरा परफॉर्मेंस ख़त्म हो गया, तालियां वालियाँ तो बजती है यार, कोई भी परफॉर्म करता है तो तालियां बजते, मुझे लगा मेरे लिए भी इसलिए बजा रहे होंगे। तो मैं गया, मैंने उसको बोला, मैं कहा यार सॉरी ब्रो, आई ब्रोक योर पिक। दीपक उसने पता क्या बोला? उसने बोला कि ब्रो दिस ब्रोकन पिक आई विल टेक एज ए मेमोरी दैट यू हैव प्लेड विद दिस पिक। और उसने मेरे सामने उसको रखा, बाद में फेंका होगा कि नहीं पता नहीं, बट उस टाइम पे जब उसने बोला ना ब्रो, तो यार मैं बता नहीं सकता। एंड आई फेल्ट दैट कि इसीलिए ये तो कर रहा हूँ मैं, लाइक टू गेट दिस रिएक्शन फ्रॉम पीपल मैन, एंड दैट वाज अमेजिंग। देन अभी हाल ही में मैंने दोबारा कहीं परफॉर्म करा था ऐसी, एंड एक बंदा आया रैंडमली मेरे पास आके बोलता कि यू प्लेड दो सॉन्ग्स। मैंने कहा हाँ, वो मलयालम में बात हो रही थी हमारी। मैंने कहा या आई प्लेड दो सॉन्ग्स। इट्स लाइक यू विल रीच हाइट्स ब्रो, आई रियली विश दैट यू शुड रीच हाइट्स एंड आई विल प्रे टू गॉड। सो आई थिंक दीज 2 मोमेंट्स आर ग्रेट मैन, एंड दीज थिंग्स डजंट हैपन ऑफ्टन टू यू। ये बहुत रेयर ऑकरेंसेस में होता है ये, लेकिन जब होता है ना भाई तो हिला देता तुम्हें लगता है कि बस अब तो लगन है, एकदम लगन से करना है जो भी करना है।
सही सही। तो ये लगन की बात हो रही है, तो सिंगिंग इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर आर्ट, ठीक है। तो सिंगिंग की प्रैक्टिस कैसे करता है कि भाई रियाज और जो भी सब होते हैं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो हाँ। वो प्रैक्टिस जिसको रियाज बोलते हैं वो कैसे करता है? तो इस चीज़ में दीपक, मेरे आई एम लकी इनफ दैट आई एम सराउंडेड टू ए गुड म्यूजिशियंस। तो उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइजेस बताए हैं, एंड आई एम श्योर जो भी ये देख रहे हैं आपके लिए भी ये एप्लीकेबल है। देर आर सर्टेन एक्सरसाइजेस जो इनको आप वोकल वार्म अप्स बोलते हो। डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज मैं अभी वो करके नहीं बताऊँगा। सो आई ट्राई दोस एक्सरसाइजेस ऑलमोस्ट एवरी डे, and especially to the audience, please don't miss on a single day. Keep a track, हर रोज़ देखना कि आप वो एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एंड these kind of practices I do, ठीक है, ताकि मैं अपने आप को और अपनी वोकल्स को और रिफाइन कर सकूं। तो अगर पॉसिबल है कि एक दो एक्सरसाइज के बारे में शॉर्ट में बता सकें यहाँ पर, अगर पॉसिबल है कि कुछ बैठ के एक्सरसाइज होती है कि वोकल्स की, हाँ, या ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, अगर आप कुछ करके दिखा पाओ, ताकि जो अभी इस लाइन में आना चाह रहे हैं, जो 18 साल या और भी छोटे हैं, जो इस लाइन में अपना इंटरेस्टेड हैं आगे, तो वो ये चीज़ अगर देख रहे हैं तो उनको ये चीज़ सीखने को मिले, अगर कुछ। हाँ, श्योर। तो वन ऑफ द मेन एक्सरसाइज जो मैं करता हूँ वो है लिप रोल्स। लिप रोल्स क्या है, जैसे दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है। तुम्हारे पड़ोसी सोचेंगे क्या पागल हो गया क्या ये? लेकिन नहीं, तुम अगर करोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है। देन ओम सबसे इम्पोर्टेंट, ओम सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से निकलता है, पेट से निकलता है तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारी आवाज़ को खोलता है। ओम सबसे इम्पोर्टेंट, लिप रोल्स सबसे इम्पोर्टेंट। So yeah, these two exercises, and these are one of the two. There are many. So if you can do a check and practice those, it will be great. It will create wonders. तो ये है। तो अभी जैसे हम सिंगिंग और इसकी बात कर रहे हैं, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें अरिजीत सिंह बता रहे थे कि उनकी वॉइस ऐसी थी नहीं, उन्होंने उस वॉइस को तोड़ मरोड़ के ऐसा बनाया, ठीक है। तो क्या ये कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी होती हैं कि आप अपना, आई थिंक उसको वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं, कि आप वो कर सकते हो? और क्या वो करना इतना इम्पोर्टेंट है कि एक अरिजीत सिंह जैसी आवाज़ या एक सोनू निगम सर जैसी आवाज़ पाने के लिए आपको वो चीज़ करनी पड़ती है? यार जो तूने नाम लिया ना, दे आर ग्रेट्स एक्चुअली, राइट। उन्होंने अपने आप को इतना तोड़ा है, इतना तराशा है, तब जाके उनको वो वॉइस मिला, ठीक है। तो ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं है, सॉरी अनफॉर्चुनेटली, कि जो तुम्हें अपना वॉइस पहचानने में हेल्प करे, ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है। यू हैव टू फिगर आउट योर ओन वॉइस मैन, यू हैव टू फिगर आउट। एंड गेस व्हाट दीपक, मुझे नहीं पता मेरा वॉइस क्या है। अगर मैं कल को आतिफ असलम सुन लूँ तो मैं उसके तरह गाना चाहता हूँ। मैं आज अगर अरिजीत को सुन लूँ तो मैं उसकी तरह गाना चाहता हूँ। करेक्शन, अगर मैं कल को आतिफ असलम सुन लूँ तो मैं उनकी तरह गाना चाहता हूँ। अगर मैं आज अरिजीत को सुन लूँ तो मैं उनकी तरह गाना चाहता हूँ। और कल को मैं अगर रफ़ी साहब को सुन लूँ तो मैं उनकी तरह गाना चाहता हूँ। तो मेरे लिए अभी भी वो एक जर्नी है दीपक। मैं अभी भी अपने आप को, अपनी वॉइस को फाइंड करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। और इसका कोई एक्सरसाइज नहीं है बॉस, ये तुम्हारी जर्नी है, ये वो तुम्हें ले करना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं एक कॉलिंग आएगी, कहीं ना कहीं तुम्हें कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि हाँ आई शुड स्टिक टू दिस, ये मेरी वॉइस है और इसी पे ही मुझे स्टिक रहना है और यही मेरा आर्ट है और ये ऐसे ही मैं करूँगा। हाँ, वॉइस मॉड्यूलेशन इज़ इम्पोर्टेंट। अब जैसे अगर मुझे कोई गाना बनाना है हार्ट ब्रेक के ऊपर तो मैं उसको खुशी से हाँ 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 करके तो नहीं गाऊंगा, तो वो वॉइस मॉड्यूलेशन वो इम्पॉर्टेंट है, उसकी बात नहीं कर रहा। बट जो तुम्हारा ओन जो मेन बेस वॉइस है ना, जैसे अरिजीत का एक काइंड ऑफ वॉइस टेक्सचर है ना, तो वो टेक्सचर तुम्हें खुद पता करना पड़ेगा। वो तो एक जर्नी है बॉस, इट्स अ जर्नी इन इटसेल्फ। वो टेक्सचर तुम्हें खुद पता करना पड़ेगा एंड दैट जर्नी once you will take, I think you will figure out if you are focused enough.
सो तुमने वो चीज फिगर आउट कर लिया, अभी उस प्रोसेस में चल रहे हो कि उस चीज को अभी भी ढूंढ रहे नहीं हो, वो भाई, एक वॉइस? मैंने नहीं फिगर आउट करा भाई। तो जो अभी भी वो वॉइस तराशने वाला प्रोसेस है तुम्हारा, वो मेरा प्रोसेस चल अभी रहा चल है, रहा है? मेरा चल रहा है। मैं तब से लेकर अब तक मैं यही प्रोसेस में हूँ कि मेरा वॉइस है क्या, मुझे अभी समझ में नहीं आया। एंड इनफैक्ट मैंने पूछा लोगों से कि तुम्हारा वॉइस क्या है, कैसे तुम्हें पता लगा। उन्होंने और मैं ये जो चीज़ बोल रहा हूँ ना, वो उन्होंने मुझे बोला है, मैं अपना ज्ञान नहीं दे रहा यहाँ पे जो उन्होंने मुझे बोला, और विच इज़ ट्रू, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। वो जर्नी मेरी तब से लेके अब तक चले ही जा रही है। मुझे अभी तक पता ही नहीं चला कि मेरा वॉइस क्या है, लेकिन हाँ, कर रहा हूँ मैं कुछ ना कुछ, और उसी कुछ ना कुछ के बीच में एक वॉइस तो मेरा निकलेगा ही। सो मैंने एक टर्म सुनी है, वन शॉट वंडर। सो श्री क्या सोचता है वन शॉट वंडर के बारे में, एज अ सिंगर और एज अ म्यूजिशियन? और अगर ऑडियंस को बता सको कि वन शॉट वंडर होता क्या है एक्चुअली में? वन शॉट वंडर, द नेम इटसेल्फ सेज कि तुम एक शॉट मारो और तुमने कमाल कर दिया, ठीक है। अभी ऑफ लेटली ऐसे बहुत सारे वन शॉट वंडर्स आए हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री तो खैर बहुत लार्ज स्केल हो गया, चलो इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। वन शॉट वंडर बहुत केस आए हैं। अब वन शॉट वंडर होता क्या है? वन शॉट वंडर ये होता है कि एक गाना आपने बनाया और वो फट गया, हर जगह वही, रेडियो में भी वही, सोशल मीडिया में भी वही, टीवी में भी वही। और उसके बाद वो आर्टिस्ट कहाँ गया? गायब, टोटल ऑफ, ठीक है। अब ऐसे ही एक बहुत ही फेमस सॉन्ग था गॉटिए का, GOTYE, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। वो गाने का नाम है समबडी दैट आई यूज्ड टू नो, राइट। शायद हमारे हो गए उसको बहुत साल आए हुए। उस गाने के बाद उस बंदे का एक भी गाना आया नहीं, बट दैट सॉन्ग जस्ट ब्लू द सीन ब्रो, फट गया पूरा, ठीक। एंड ऐसे कई आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एक गाना ऐसा फाड़ बना के डाल दिया और उसके बाद हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या गाने हैं उनके। और आई थिंक ये चीज़ ना, वन शॉट वंडर वाला जो सीन है, ये सोशल मीडिया की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया। क्योंकि ना दीपक, क्या होता है कि हम ना स्क्रॉल करते हैं ना जब, तो हमें एक गाना दिखता है ना, हम लगता है वाह यार क्रेजी हो गया ये तो हम वही गाना सुनते 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 उसके बाद फिर हम बोर हो जाते हैं, फिर हम दूसरा गाना देखते हैं, तीसरा गाना देखते हैं, चौथा गाना देखते हैं। हमारे पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा आ गए हैं, इतने ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं, और हमने जो वो पहले सुना था ना, जो हमें क्रेजी लगा था, हम उसके बारे में भूल जाते हैं। और वो जो बंदा जो क्रिएट कर रहा है ना, वो भी सोचता है कि यार यही गाना चला है मेरा, उसके बाद तो कुछ है नहीं। गंगनम स्टाइल सबसे बड़ा एग्जाम्पल, साई, 2 गाने आए थे उनके, वो 2 गानों के बाद फिर अभी क्या है मतलब मुझे नहीं पता। तो या दिस इज़ कॉल्ड वन शॉट वंडर मैन। कोई कोई खुश है उनसे कि हाँ मैंने एक क्रिएट कर दिया है और मैंने ब्लू कर दिया सीन, अब मैं नहीं करना चाहता, मेरा हो गया है। बट कोई कोई लगे हुए हैं, स्टिल राइट करने में लगे हुए हैं, कम बैक करने में लगे हुए हैं, इफ़ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इज इट काइंड ऑफ क्रिएटिव ब्लॉक? क्योंकि श्री, तुम्हारा एक गाना आया था तुम्हारे चैनल पे, सिर्कुस्टिक, जो तुम्हारा चैनल है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, म्यूज़ करके, बहुत अमेजिंग सॉन्ग है वो, मैंने सुना है। तो इट्स बीन लॉन्ग टाइम, उसके बाद तुम्हारा भी कोई गाना नहीं आया। तो क्या ये क्रिएटिव ब्लॉक है? और तुम अगर ऑडियंस को समझा पाओ कि क्रिएटिव ब्लॉक क्या है और उसको कैसे डील कर सकते हैं, उस बारे में थोड़ा सा। यार देखो, म्यूज़ मैंने गाना इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे लगा कि वो वन शॉट वंडर हो जाएगा बट हुआ नहीं म्यूज़ है वैसा हुआ नहीं। हाँ यार, ये क्रिएटिव ब्लॉक ही है, और मैं आज तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, तुम्हारी ऑडियंस के सामने बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया था। मुझे लग रहा था कि शायद मेरे में वो आइडियाज़ आ नहीं रहे हैं, और वो भी इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं देख रहा था लोगों को करते हुए काम, ठीक है, और वो कर रहे थे एकदम फाड़ू काम, बहुत क्रेज़ी काम हो रहा था, ठीक है।
और जब मैं उनका काम देख रहा था ना, मुझे लगा कि यार आई डोंट स्टैंड एनीवेयर, आई एम जस्ट अनदर फिश इन द सी, राइट? देयर आर मेनी म्यूजिशियंस आउट देयर हु आर क्रिएटिंग वंडर्स, बहुत सही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा म्यूज़िक बना रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? तो ये चीज़ मेरे दिमाग में हावी हो गई थी, एंड दिस क्रिएटेड ए क्रिएटिव ब्लॉक. Creative block can come for any reason. Either you would be underconfident, or you would be thinking that अब नहीं होगा मेरे से, or you will not have time for your art, or some other responsibilities will be there. मेरे केस में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट अंडर कॉन्फिडेंट, सेकेंड मे बी आई एम थिंकिंग दैट आई एम नॉट गुड इनफ, और थर्ड जो कंपटीशन, मैं डर गया था कंपटीशन से, और इसीलिए मैं नहीं लिख पा रहा था कुछ. मैं चाहता था दीपक लिखने का, सीरियसली बता रहा हूँ. मैंने गिटार उठाया, मैंने पेन लिया, किताब ली, मैंने सोचा एक वर्ड लिखूँगा, 2 वर्ड लिखूँगा, लिखता गया. और फिर लास्ट में जब गाना बना, मैंने जब प्ले करा, उसको रिकॉर्ड करा, नेक्स्ट डे दोबारा सुना, मुझे तो लगा ये टट्टी है. हटाओ इसको, क्या कर रहा हूँ मैं, हटा दिया. दोबारा यही प्रोसेस चालू हुआ. एंड दीपक, इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग, मेरे लिए बहुत एग्जॉस्टिंग था. इट इज़ एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिंग टू थिंक अबाउट न्यू आइडियाज दैट यू वांट टू पुट इन पेपर. नहीं हो पा रहा था भाई. आज मैं सोच रहा हूँ हार्ट ब्रेक के बारे में लिखूंगा, कल सोच रहा हूँ मैं अपने स्ट्रगल्स के बारे में लिखूंगा, परसों सोच रहा हूँ मैं किसी और चीज़ के बारे में, दोस्ती के बारे में लिखूंगा. नहीं हो पा रहा यार. अब नहीं हो पा रहा तो नहीं हो पा रहा ना, क्या कर सकते हैं. फोर्स, आर्ट कैन नेवर बी फोर्स्ड. आर्ट कैन ओनली कम विद इन यू, विद द फ्लो. आर्ट को कभी फोर्स नहीं कर सकते, और ये मैंने शायद काफ़ी टाइम बाद जाना है. तो म्यूज़ से लेकर अब तक का जो सफ़र है ना, I was forcing myself to create something, and I think that itself, like, मुझे रियलाइज़ हुआ कि art can never be forced. तो इसलिए अभी मेरे पास शायद 2-3 गाने हैं जो मैं सोच सकता हूँ कि रिकॉर्ड करके डाल सकता हूँ. 3 गाने हैं ऐसे, लेकिन उसमें भी मैं बहुत फैब्रिकेशंस कर रहा हूँ, उसमें भी मैं बहुत ट्वीकिंग ऑफ वर्ड्स कर रहा हूँ, उसमें भी मैं बहुत कम मेहनत कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ. मैं उसमें लिख रहा हूँ 50 बार, 4 बार रिकॉर्ड करके सुन रहा हूँ, फिर 5वीं बार रिकॉर्ड करके फिर से सुन रहा हूँ. शायद मैं अभी भी उस क्रिएटिव ब्लॉक पे हूँ, मैं पूरी तरह उभर नहीं पाया हूँ उससे. अभी भी मैं तैरना ही सीख रहा हूँ. पहले डूब गया था पूरा भाई, रॉक बॉटम हिट हो गया था मेरा, लेकिन अभी मैं तैरना सीख रहा हूँ, और धीरे धीरे करके आ जाएंगे यहाँ पे, शोर में आ ही जाएंगे. बस वो है कि मैं अपना जो प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट कर रहा हूँ मैं, और बाकी तो उनके ऊपर है, देखते हैं. सो आई थिंक क्रिएटिव ब्लॉक से निकलने का एक मेन फंडा यही है कि अपने आप पे ट्रस्ट रखो, और जो प्रोसेस है उस पे ट्रस्ट रखो. एग्जैक्टली. थैंक यू फॉर पुटिंग इट इन सच अ वंडरफुल वे. यस, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड इट विल कम टू यू, एंड नॉट टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाई एनी थिंग्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत है दीपक, म्यूजिक में भी बहुत ज़्यादा है, और अदर फील्ड में है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो तुम्हें दबाने की कोशिश करते हैं, पर म्यूज़िक में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जैसे मैंने बोला, बहुत सारे वन शॉट वंडर्स हैं जो कि ब्लू अप द सीन, और बहुत सारे ऐसे हैं जो हर रोज़ कंटेंट पुट कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग गुड रिकग्निशन. तो तुम्हें लगता है कि वेयर डू यू स्टैंड मैन, तुम कहाँ हो, तुम तो बस एक जस्ट यू आर ए नोबडी. मुझे ऐसा लगता है, लगा था. लेकिन अभी मैं उस फीलिंग को ओवरकम करने की कोशिश में हूँ, मैं उस जर्नी में हूँ. एंड एज यू राइटली मैंशनड कि ये ट्रस्ट द प्रोसेस मैन, इट विल कम अप टू यू. अच्छा, इंडिया में ना म्यूजिक को लेके इनिशियल स्टेज पर आई थिंक ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है ना. तो अपनी जर्नी के बारे में कुछ बता कि जब तूने ये सब स्टार्ट किया तो तेरे को किसने सपोर्ट किया, और तेरे को किससे सपोर्ट मिला या नहीं मिला, उस बारे में थोड़ा सा बता कि एक्चुअली में ऐसा है, या अब आई थिंक अब तो काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं. मतलब अब पेरेंट्स भी काफ़ी चीज़ें सोचने लग गए हैं, काफ़ी लोग अपने बच्चों को शुरू से इन चीज़ों के बारे में सिखा रहे हैं. बट जो एक पुराना टाइम था है ना, जिस स्टेज में आई थिंक तुमने सब ये स्टार्ट किया था, तो उस स्टेज पे तुम्हें क्या क्या चैलेंजेस आए थे है ना, कि किसी ने सपोर्ट किया या किसी ने सपोर्ट नहीं भी किया, उस बारे में अगर थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताओ. यार ये तो ना बहुत इमोशनल हो जाएगा मेरे लिए थोड़ा सा ना. फैमिली भाई, फैमिली का बहुत सपोर्ट था यार, सही बता रहा हूँ. क्रेजी सपोर्ट, इतना सपोर्ट था ना दीपक कि
मुझे तो लगता है आज भी मेरी फैमिली चाहती है कि मैं म्यूज़िशियन बनूं, मेरे से ज़्यादा वो चाहते हैं, दिखाते नहीं हैं। और मैंने बहुत सारी गलती करी थी यार। मुझे जहाँ पे 100% अपना पैशन फोकस सब देना था म्यूज़िक में, मैंने दिया नहीं, ठीक है। एंड स्पेशली व्हेन माय फैमिली सॉ कि मैं कितना मेहनत कर सकता हूँ, आई डिडंट डू दैट मच हार्ड वर्क, एंड द सपोर्ट दैट आई शुड, द सपोर्ट दैट आई गॉट फ्रॉम माई फैमिली, अगर किसी और म्यूज़िशियन जो स्टार्ट कर रहा है उसको वो सपोर्ट मिल जाए ना, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो म्यूज़िशियन अभी कुछ ना कुछ बन के बैठा होता, राइट। मैं नहीं बना, अभी तो नहीं बना फ़िलहाल, क्योंकि मुझे सपोर्ट होने के बावजूद भी आई डिडंट चैनलाइज इट, मैंने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, राइट। कितने सारे स्टेज शोज़ कर लिए मैंने, बड़े स्टेज नहीं बट छोटे मोटे स्टेज शोज़ कर लिए, और एक गाना बना लिया, इधर उधर जाके परफॉर्म कर लिया, लेकिन बिफोर एवरी शो या बिफोर एनीथिंग माई मदर ऑलवेज से ऑल द बेस्ट, हमेशा उनका आता है ऑल द बेस्ट। और जब भी मैं अपने गाने लिख के मैं अपने भाई या भाभी को भेजता हूँ, उनका आता है कि भाई इसको ऐसे करके लिख ले, थोड़ा सा इसको ट्वीक कर, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। मतलब तू देख रहा है कितना कंट्रीब्यूशन है इस जर्नी में उनका। क्योंकि ये मेरा जो सॉन्ग राइटिंग है ना, ये मैं सोच सकता था कि यार नहीं कि भाई और भाभी क्यों अपना ओपिनियन देंगे, उनको क्या मिलना है इससे। वो अपना ओपिनियन देते हैं एवरी टाइम, इफ़ आई आस्क देम दे गिव देयर ओपिनियन। वो इसलिए देते हैं बिकॉज दे वांट मी टू गो ऑन दैट स्टेज जहाँ पे मैं सक्सेसफुल हूँ म्यूज़िक के लिए, म्यूज़िक के वजह से। और एंड मम्मी का तो फुल ऑन आता है यार कि ऑल द बेस्ट मम्मी, आज मैं यहाँ पे प्ले करने जा रहा हूँ, ऑल द बेस्ट मम्मी, आज मैं स्टूडियो जा रहा हूँ, ऑल द बेस्ट मम्मी, आज दीपक के पॉडकास्ट में जा रहा हूँ, ऑल द बेस्ट। एवरी टाइम यार, हर वक्त उनका ऑल द बेस्ट आता है। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये तो मैंने सरप्राइज रखा हुआ है मैंने भैया और भाभी के लिए, या दिस इज़ फॉर यू। एंड सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। एंड यू राइटली पॉइंटेड आउट कि अभी चेंज हो रहा है करेंटली, जो न्यू पेरेंट्स जो हैं अभी, दे आर लाइक नहीं, हम अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा और अलग अलग चीज़ों में डालेंगे। बट मेरे पेरेंट्स ने तब सपोर्ट करा था जब ये फैशन में भी नहीं था। तो मेरे पेरेंट्स तो यार, माई फैमिली इज़ लाइक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मुझे सपोर्ट करती है इस होल जर्नी में। एंड म्यूज़िक हो या कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो या स्पोर्ट्स हो, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई मीन सपोर्ट तो सब में चाहिए होता है, इन सब में ज़्यादा चाहिए होता है। क्योंकि दोस्तों का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने कोई गाना बना दिया, मैं बोलता हूँ कि भाई, जेनरिक स्टेटमेंट होता है कि भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कौन करता है? दोस्त और फैमिली करती है। हाँ, आंटी एंड अनलेस कि तुम बहुत बड़े आदमी ना बन जाओ। स्टार्ट तो फैमिली से ही होता ना, है कि नहीं? यू एग्री राइट? या तो फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो फिर तुम्हारे वो जो सब्सक्राइबर्स या तुम्हारे जो व्यूज़ हैं वो भी नहीं दिखेंगे बॉस। सो द स्टेपिंग स्टोन ऑफ एनी जर्नी, whether you're doing for your music or your sports or everything, stepping stone is your family support. Then after that your friends support. उसके बाद जाके you can get into the scene is what I think. Okay, and I got that support, but I didn't channelize it. I didn't channelize it because I was just being a jerk. I was a stupid person that I didn't channelize it. But अभी कर रहे हैं भाई, लगे हुए हैं। Let's see. God, आई होप कि कुछ हो जाए, देखते। सो श्री, तुझे कितना टाइम हो गया म्यूज़िक परस्यू करते हुए? और इसमें एक एड ऑन क्वेश्चन ये है कि मतलब इस दौरान जो भी जर्नी थी कि कितना टाइम हो गया म्यूज़िक को परस्यू करते हुए, इस दौरान भाई तूने लाइव स्टेज शोज भी करे, तूने एक गाना भी निकाला, और फिर तू काफ़ी टाइम उस क्रिएटिव ब्लॉक में भी फंसा रहा, जैसे तूने अभी बताया है,
ठीक है ना, उसके मत याद बावजूद दिला भाई, मत याद। इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी मतलब यू आर स्टिल वेटिंग, और यू हैव वेटेड फॉर द राइट मूवमेंट और द परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू शो योर टैलेंट टू द वाइडर ऑडियंस, है ना। तो इसके लिए तू खुद को कैसे मोटिवेटेड रखता है, या कोई और जो इस जर्नी में अभी है या इस जर्नी को जीना चाह रहा है आगे, वो अपने वो खुद को कैसे मोटिवेटेड रख सकता है, और तू कैसे मोटिवेटेड रखता है अपने आप को? दीपक, आई थिंक पार्शली यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट जर्नी, है ना। तो मैं पहले तेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर दे देता हूँ। आई वॉज इन म्यूजिक, आई स्टार्टेड डूइंग म्यूजिक some 10-11 years मैन, है ना, 10-11 years। हाँ, तब से मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, और म्यूज़िक कर रहा हूँ का मतलब तब से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। हाँ, उसी के दौरान मैंने लिखना भी स्टार्ट करा था। 11 years से देयर वर मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे मुझे लगा कि मैं कहीं नहीं हूँ, मैं गुम हो गया, ठीक है। और मैं ऐसे जंगल में गुम हो गया जहाँ से मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता, ठीक। और मुझे कोई ऐसा गाइड करने वाला भी नहीं मिल रहा था। गाइड करने वाले लोग थे पर मैं ले नहीं रहा था, ठीक है। शायद मेरी नादानी की वजह से कि हाँ ये लोग कैसे हेल्प कर पाएंगे मुझे, आई वॉज नॉट टेकिंग दैट हेल्प, ऑलराइट। एंड आई वॉज जस्ट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग दैट फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड, मैं अभी भी वहीं पर ही हूँ, ज़ीरो ही पड़ा हुआ हूँ। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए मेरे पास, मेरे साथ, मेरी पूरी जर्नी में, म्यूज़िक के नहीं, लाइफ इन जनरल मेरे बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आए। सबसे बड़ा मोमेंट यही था कि मैं इनसिक्योर हो जाता था यार, और ये वायरल वर्ड से ही मुझे डर लग जाता है। बहुत अच्छे लोग वायरल हो रहे हैं यार, वायरल वही होते हैं जो अच्छे हैं, तो मैं क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूँ। ये थॉट आया मेरे दिमाग में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है जो विच केप्ट मी गोइंग इज स्मॉल इंस्टेंसेस जहाँ पे लोग तुम्हें लोग तुम्हें बोलते हैं कि डूड यू आर ए ग्रेट म्यूजिशियन, डूड यू हैव ए ग्रेट वॉइस, और डूड यू प्ले अमेजिंग गिटार। तो यही सब चीज़ें फिर तुम्हें वो जर्नी में सस्टेन करने के लिए हेल्प करता है। एंड द मेन थिंग इज द सपोर्ट दैट कम्स फ्रॉम योर फैमिली, like my mom, my brother, my sister-in-law, like they all are very much supportive. Along with their support, these kind of comments like, dude, you're doing great, dude, whatever you're doing, keep on doing, crazy musician, thank you so much for playing this song for me. ये सब छोटी छोटी चीज़ें तेरे लिए होंगी शायद, या पर मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ठीक है। और आई कॉल माई सेल्फ ए पीपल्स पर्सन, दीपक, ठीक है। मुझे लोगों को एंटरटेन करने में बहुत मज़ा आता है इन अ राइट वे, ठीक है। म्यूज़िक, उनके लिए म्यूज़िक प्ले करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। अगर मैं एक जना भी देखूं या दो जने देखूं मेरे सामने, मैं प्ले कर लूँगा उनके लिए म्यूज़िक। हाँ, एक पॉइंट पे मैं डिसअपॉइंट हो जाऊँ कि यार 2 ही जने आए हैं, विच इज़ नेचुरल इमोशंस यार, इतना तो तुम दे सकते हो। लेकिन 2 जने भी होंगे, 3 जने होंगे, मैं प्ले करूँगा, मैं तुम्हारे लिए म्यूज़िक प्ले करूँगा। तुम मुझे बोलोगे प्ले करने को, मैं प्ले करूँगा। तो क्योंकि मैं अभी भी ये सब चीज़ों को लेके बहुत ही पॉजिटिव हूँ। लाइक आई लुक फॉरवर्ड टू पॉजिटिव कमेंट्स ऑफ पीपल, ओके, कि जब वो पॉजिटिव कमेंट मिलेगा, दैट विल हेल्प मी सस्टेन 2 months मोर। तो एक कमेंट मिलता है ना, तो मैं उस कमेंट को लेके मैं थोड़ा खुश हो जाता हूँ, तो वो चीज़ मुझे फिर वो आगे की जर्नी के लिए मोटिवेट करती है। दूसरा फैक्टर जो मुझे मोटिवेशन का है वो है लिसनिंग म्यूज़िक, मैन, लिसनिंग म्यूज़िक। कितने ऐसे म्यूजिशियंस हैं जो कि अभी भी लगे हुए हैं, बना रहे हैं, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको अभी भी शायद वो ढंग का प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, और वो मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, है ना। तो मैं क्यों अभी इतना वो कर रहा हूँ, लाइक वाई एम आई डीमोटिवेटिंग माई सेल्फ। अगर वो लोग अपने आप को इतना मोटिवेट रख सकते हैं, एंड दे आर ह्यूमन्स, मैं भी तो ह्यूमन हूँ,
then I should also motivate myself. It's a practice, Deepak. I know it's difficult, right? I know it's extremely difficult, and I think someone from audience also would think that it is difficult. I know it's difficult. However, अगर तुम ये करते रहोगे ना तो तुम बहुत मोटिवेट फील करोगे, और तुम्हारे जर्नी के लिए ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि फोकस रखना है. फोकस कैसे रखोगे? जब तुम इधर उधर से इंस्पिरेशन उठाओगे, लोगों के एक्सपीरियंसेस से इंस्पिरेशन उठाओगे. कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा दुख कितना ज़्यादा होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा दुख कितना ज़्यादा है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि दूसरों के लाइफ में भी कितना दुख है. और ये चीज़ फिर तुम्हें तब रियलाइज़ होती है जब तुम बाहर निकलते हो एक्सपीरियंसेस के साथ, कि हाँ, जब तुम्हें मिलता है लोगों से मिलने को, लाइक सुनने को मिलता है कि हाँ मेरे साथ ये वो हुआ. तो यार जब वो लोग कुछ ऐसे कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं तो तुम क्यों कर रहे हो भाई? लगे रहो. और यू राइटली सेड, मैं अभी भी उसी प्लेटफॉर्म का वेट कर रहा हूँ, और मैं शायद करता रहूँगा. और शायद हाँ ये भी है कि एक पॉइंट पे आया था कि यार मैं छोड़ देता हूँ सब, म्यूज़िक छोड़ देता हूँ या कुछ भी छोड़ देता हूँ मैं, तो फिर तुम्हारे दोस्त कब काम आएंगे? कॉल करो. मैंने भी कॉल करा, मैं कहा यार मैं म्यूज़िक छोड़ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया, क्या बकवास चीज़ है, मैं कहीं पहुँच ही नहीं रहा. तो वो बोलते हैं कि भाई क्यों तू कर रहा है? कुछ लोग तो वो भी नहीं कर रहे हैं. तेरे पास एक टैलेंट है, ले उसको चैनलाइज कर, कुछ कर. अभी तक तो कर रहा है, सही कर रहा है, ठीक कर रहा है. फैमिली को कॉल करके बोल देता हूँ कि यार मैं नहीं कर रहा म्यूजिक, व्हाट इज दिस डजंट मेक सेंस. I am not able to move from 0 to 1. I'm still stuck in 0. What nonsense. तो वो ये बोलते हैं कि यार are you serious man? We have seen you growing in front of you. We have seen you growing in front of you. We have seen working towards your art. Why don't you just, channelize your energy to create something better rather than, sulking. तुम ऐसे हताश और निराश पड़ोगे तो फिर क्या होगा? वहाँ पे देखो, दुनिया में लाइक इट्स आउट इन द ओपन, द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ, स्टिल लोग लगे पड़े हैं यार. तो मैं क्यों ना हूँ? यही है मोटिवेशन मेरा. और आएगा वो मैंने आज बोल दिया ना ये सब 3 महीने बाद मैं तुझे कॉल करके बोल गया दीपक कुछ नहीं हो रहा है. बट वही है भाई कि तुम करोगे आज कंप्लेन और कल फिर तुम लड़ने को तैयार हो जाओगे. इंसान का यही है. दैट्स व्हाई वी आर ह्यूमंस, राइट? फाइट वॉट एवर इज कमिंग एज एन ऑब्स्टेकल, कि ब्रिंग इट ऑन. हाँ, तुम लाइक life will knock you down, but then you will get up and you will start your life again. So I'm waiting for that right platform, bro, and I'm still waiting, and I'll keep on waiting. And even if I'll get that platform, I'll still keep on waiting for more, right? So yeah, I know मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया. नहीं, अभी जैसे यार तूने बोला कि 2-3 लोग होते हैं तो मज़ा नहीं आता परफॉर्म करने में, है ना? तो आई थिंक यहाँ पर 2-3 लोग नहीं हैं, यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं और बहुत बड़ी ऑडियंस है. तो अगर कुछ अपनी ऑडियंस के लिए, मेरी ऑडियंस के लिए और इस पूरी ऑडियंस के लिए कुछ परफॉर्म कर सके तो प्लीज़ गो अहेड और प्लीज़ थोड़ा परफॉर्म करके दिखा यार. फॉर श्योर मैम, फॉर श्योर. आपका हुक्म सर, आको सर. शामों सवेरे तेरी यादें आती है, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती है. ओ सनम मोहब्बत की कसम, मिलके बिछड़ना तो दस्तूर हो गया, यादों में तेरी मजबूर हो गया. ओ सनम तेरे प्यार की कसम.
गोरी तेरी आंखें कहे कि मैं रात भर सोई नहीं, चंदा ने भी देखा नहीं और तारों ने भी जाना नहीं कि किसने दिल दे दिया, किसको दिल दे दिया, ये जीने का बहाना कोई जानता नहीं। गोरी तेरी आंखें कहे जाने अनजाने में सही। सावन भी तो जाए पिहरवा, सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मेरा घबराए रे, मन मेरा घबराए रे। ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए रे, चैन हमें नहीं आए रे। मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हारी, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे। जब हम ना होंगे तो पिहरवा, जब हम ना होंगे तो पिहरवा, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे। मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हारी, मोरा सैया मुझसे बोले ना। भाई मज़ा आ गया इस पॉडकास्ट में, क्या अमेजिंग पॉडकास्ट था भाई, बहुत ही बढ़िया, मतलब थैंक यू, सुपर अमेजिंग। म्यूज़िक के बारे में इतना कुछ जाना मैंने भी, और ऑडियंस ने जाना कि श्री कौन है, ठीक है ना। अभी श्रीकूस्टिक चैनल है जो इंस्टाग्राम पेज है, उसके बारे में जाना कि उसकी जर्नी क्या है, ठीक है ना। तो भाई बहुत बढ़िया लगा इस पॉडकास्ट में मेरे को, तो आई होप तेरे को भी अच्छा लगा। अरे ब्रो, trust me when I say this, thank you so much for having me here man. I was not expecting कि इतना मज़ा आएगा, and I really had fun, and इतना honest तो मैं शायद कभी हुआ नहीं। It's crazy man, बहुत अच्छा लगा ये। This itself is a journey, and I think I will actually write it in one of my bestest fond memories. ये वाला पक्का ये एपिसोड होगा उसमें। And thank you so much, and जो भी मेरे जितने भी फॉलोअर्स है या जो भी है, please follow his page, The Vlog Pod. It will have amazing content. You will learn a lot from this. So thank you so much यार, thanks man. और अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन और बताओ कि अगर श्री रूप के साथ हमें एक और एपिसोड करना चाहिए कि हम म्यूज़िक के बारे में और बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम अगला एपिसोड भी करेंगे जल्दी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा ये पॉडकास्ट।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और आपको म्यूज़िक के बारे में और जानना है, श्री रूप से और सुनना है म्यूज़िक के बारे में, तो कमेंट डाउन बिलो। हम श्री रूप को दोबारा बुलाएंगे और इसका पार्ट 2 भी शूट करेंगे। और अगर आपको श्री रूप की परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो गो एंड चेक आउट हिज चैनल श्री कूस्टिक, जो कि इंस्टाग्राम पे भी है और यूट्यूब पे भी है। और श्री रूप का जो गाना है म्यूज़, उसको और व्यूज़ दीजिए, ठीक है ना। तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट हिज सॉन्ग।